हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। उसके बाद एक क्लास और आएगी छोटी सी, जिससे हमारा संपूर्ण जो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कवर हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ लेक्स जो कनाडा में पड़ती हैं, क्योंकि हमने जो ये रीजन है ग्रेट लेक्स वाला, इसके लिए एक अलग से क्लास बनाई थी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे लेक्स और रिवर नॉर्थ अमेरिका की। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ये है लेक अथाबास्का। एक छोटी सी लेक है लेक रेंडियर, इधर है एक विनीपेग, और यहाँ पे एक छोटी सी पड़ती है मनीटोबा। तो उनको हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। ये जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है कनाडा की, इसमें दो लेक पड़ती हैं, एक ये है ग्रेट बियर लेक और एक ये है ग्रेट स्लेव लेक। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ये देख रहे होंगे यहाँ पे कई सारी लेक्स हैं, एक लाइन से हैं, ग्रेट बियर लेक, स्लेव, अथाबास्का, विनीपेग, यहाँ पे है मनीटोबा, और ये ग्रेट लेक्स रीजन हमने देखा था, ये सुपीरियर, मिशिगन, हुरान, इरी और ओंटारियो। तो ये हमने कवर किया था। आज ये भी देखेंगे कि ये लेक एक ही लाइन में या यूँ कहे एक आर्क शेप में क्यों है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेट बियर लेक। ये रही ग्रेट बियर लेक। इसकी खास बात क्या है कि ये देख रहे होंगे, ये है आर्कटिक सर्किल, 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड जो है उसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। वो आर्कटिक सर्किल इसी लेक से होकर के पास होता है। साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे होंगे एक शहर है, पोर्ट है, पोर्ट रेडियम, सिटी भी है एक पोर्ट रेडियम। ये अपनी यूरेनियम माइनिंग के लिए फेमस, यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे सिल्वर की भी माइनिंग की जाती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इस पोर्ट रेडियम के बारे में। जो जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे यूएसए के द्वारा, उसके लिए जो यूरेनियम आया था वो इसी पोर्ट रेडियम से माइन किया गया था। तो ये फेमस है अपने यूरेनियम माइनिंग के लिए पोर्ट रेडियम। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, एक तो पोर्ट रेडियम, साथ ही साथ इसी लेक से पास होता है हमारा आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ। साथ ही साथ एक देख रहे होंगे पोर्ट रेडियम इसी साइड क्यों है, ईस्ट साइड में ही क्यों है लेक के, ये होगा ईस्ट साइड। तो ईस्ट साइड में ही क्यों है उसको भी हम लोग देखते हैं। अगली लेक है लेक स्लेव, ये रही स्लेव लेक। इसके ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे येलो नाइफ सिटी है, ये येलो नाइफ रिवर आती है, इसी के किनारे बसा हुआ है येलो नाइफ सिटी। ये जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है जिसमें ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव लेक हैं, उस टेरिटरी की ये कैपिटल भी है येलो नाइफ सिटी। ये भी फेमस है अपने, यहाँ पे माइनिंग की जाती है गोल्ड की, ये गोल्ड के लिए फेमस है। साथ ही साथ इसकी नियर बाई रीजन में, एग्जैक्टली येलो नाइफ में तो नहीं, नियर बाई रीजन में यहाँ पे भी यूरेनियम पाया जाता है और टंगस्टन की भी माइनिंग की जाती है। तो ये टंगस्टन और यूरेनियम के लिए भी फेमस है। इसका नियर बाई एरिया है, एग्जैक्टली येलो नाइफ नहीं है, येलो नाइफ में गोल्ड की माइनिंग होती है। साथ ही साथ इसकी ये कैपिटल भी है। तो ये इसी साइड पे क्यों है इसको भी हम देखते हैं अभी। तो इसके पीछे का रीजन जो हमने पीछे पढ़ा था जब ग्रेट लेक पढ़ रहे थे कि ये इसके पास यहाँ पे आयरन ओर क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये जो पार्ट है कनाडियन शील्ड का ही है। अगर हम देखें तो ये रही हमारी ग्रेट बियर लेक, देख रहे होंगे यही जो ईस्टर्न साइड है उधर ही पड़ती है कनाडियन शील्ड। तो ये मिनरल रिच होगी काफ़ी, तो इसीलिए जो हमने देखा था पोर्ट रेडियम वो इधर इसी ईस्टर्न साइड में था। साथ ही साथ हमने जब ये वाली लेक देखी थी, ये है ग्रेट बियर लेक, ये बियर हो गई, ये स्लेव लेक है ग्रेट स्लेव। तो यहाँ पे कहीं पे येलो नाइफ सिटी था, वो भी कनाडियन शील्ड का ही पार्ट होता है। इस साइड हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इतना मिनरल रिच नहीं होगा, तो मिनरल माइनिंग के लिए फेमस है। तो ये रहा येलो नाइफ और यहाँ पे है हमारा रेडियम। तो ये हो गई दो लेक हमारी, दोनों की दोनों नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में आती हैं। ये रही इसकी कैपिटल येलो नाइफ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की। अगली लेक है हमारी
ये ग्रेट बियर स्लेव। अगली लेक है लेक अथाबास्का। ये वाली देख रहे हैं लेक कनाडा की, ये है लेक अथाबास्का। ये इसमें एक रिवर आके गिरती है जिसका नाम ही है अथाबास्का रिवर। यहाँ पे ये जो है अपने फेमस है सेल गैस के लिए, और यहाँ पे एक यूरेनियम सिटी भी है। तो काफ़ी रिच है कनाडा यूरेनियम के मामले में। अगली लेक हम देखते हैं, छोटी सी लेक है, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, रेनडियर लेक है। रेनडियर एक जानवर भी पाया जाता है कनाडा में। जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में नॉर्थ अमेरिका का, तो वहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी इकोलॉजी में कौन कौन से जानवर वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। तो रेनडियर भी एक पाया जाता है यहाँ पे। तो एक लेक भी है इसी नाम से, रेनडियर लेक। बहुत छोटी सी लेक है, कोई बहुत खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगली लेक है लेक विनीपेग। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक है। क्यों इम्पॉर्टेंट लेक है? एक तो एक बड़ी सी लेक भी है, साथ ही साथ ये रीजन जो है पूरा का पूरा प्रायरी घास के मैदान, जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड में प्रायरी घास के मैदान यहीं पे पड़ते हैं। तो बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे पशुपालन होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन, गेहूं का बहुत बड़े स्तर पे प्रोडक्शन किया जाता है। तो जो विनीपेग जो शहर है, यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी व्हीट मंडी है, गेहूं की मंडी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेहूं पैदा होता है। प्रायरी के बहुत बड़े बड़े मैदान पड़े हैं, तो मैकेनाइज्ड रूप से बहुत बड़े स्तर पे खेती की जाती है। तो विश्व की सबसे बड़ी व्हीट की मंडी जो है वो इसी विनीपेग में ही पाई जाती है। इसका कारण क्या है? यहाँ के प्रायरी के मैदान। हम जब पढ़ रहे थे साउथ अमेरिकन कंटिनेंट, तो हमने वहाँ भी देखा था कि कौन सा, वहाँ भी एक हमने देखा था सदर्न हेमिस्फेयर की सबसे बड़ी व्हीट मंडी, उसका नाम क्या था? सैन लुइस। ये विश्व की सबसे बड़ी व्हीट मंडी है विनीपेग, क्योंकि प्रायरी के मैदान होने का पूरा पूरा फ़ायदा इसको मिलता है। ये देख रहे हैं कि ये पूरा रीजन जो है प्रायरी के मैदान है। तो यहाँ पे भी जो है यार, ये रही आपकी विनीपेग लेक। साथ ही साथ हम जब ये पढ़ रहे थे ग्रेट लेक रीजन, तो ये मिशिगन, वो भी देख रहे हैं कि ये प्रायरी के मैदान इससे भी लगे हुए हैं। तो वहाँ पे भी हमने कई सारे शहर देखे थे, जैसे कि मिशिगन देखा था, मिशिगन के किनारे मिलवाकी देखा था, मेडिसन देखा था, शिकागो देखा था। सब काहे के लिए? स्लाटर हाउस के लिए फेमस थे, और या फिर प्रोडक्शन के लिए, डेयरी प्रोडक्शन के लिए फेमस थे, क्योंकि यहाँ पे भी बड़े स्तर पे प्रायरी के मैदान होने की वजह से पशुपालन होता है, और साथ ही साथ गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रहा हमारा, इस रीजन के कई सारे प्रोविंस देख रहे होंगे, अल्बर्टा, सक्सेवान, मनीटोबा। ये जो विनीपेग लेक है इस मनीटोबा प्रोविंस में आती है, ये मनीटोबा प्रोविंस है। तो ये पूरे के पूरे रीजन को प्रायरी प्रोविंसेस बोला जाता है, तीनों को मिला के। ये हो गया, ये हो गया, और ये मनीटोबा, तीनों को मिला करके प्रायरी प्रोविंसेस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ प्रायरी के मैदान है, बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे व्हीट प्रोडक्शन और डेयरी उत्पादों के ऊपर, क्योंकि पशुपालन बहुत बड़े स्तर पे होता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ की फेमस हैं। अब बहुत बड़े स्तर पे होता है गेहूँ। ये देख रहे हैं कि बीच में एकदम पड़ता है विनीपेग, तो इसको किनारे तक पहुंचाना है, क्योंकि ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके। इतना कंज्यूम तो कर नहीं सकता, बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है कनाडा की। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कनाडा ने पूरे कनाडा को क्रॉस करते हुए एक रूट बचा रखा है, रेलवे रूट, जिसको बोला जाता है ट्रांस कनाडियन रूट। कहाँ से? वैनकूवर से शुरू होता है और इधर हैलिफैक्स तक आता है। इस पोर्ट तक आ गए, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूरोप के देशों में, अफ्रीका में, और इधर पूरी एशिया में कवर कर सकते हैं वैनकूवर के जरिए। तो इस पर कुछ फेमस स्टेशन हैं, जैसे कि कामलूप्स, कैलगरी, रेगिना, कैडबरी, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक। तो इसके जरिए ही पूरा का पूरा ये विनीपेग से होते हुए निकलता है। तो ये पूरा का पूरा कवर करता है, ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। इसको इकोनॉमिक आर्टरी भी कहा जाता है कनाडा की।
तो इसके ऊपर आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से मेजर स्टेशन हैं, जो जितने लिखे हैं इतने तो एटलीस्ट याद रखने हो, क्योंकि 2019 में यूपीपीसीएस ने एक सवाल पूछ लिया था कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे पे कि कौन कौन से स्टेशन उस पर पड़ते हैं। तो हो सकता है ट्रांस कनाडियन पूछ ले, तो इसको आपको याद रखना है। वैंकूवर से हैलिफैक्स तक फैला हुआ है, विनीपेग को कवर करते हुए। अगली हम बात कर रहे थे लेक मनीटोबा की। तो ये देख रहे होंगे ये वाली लेक, छोटी सी, बहुत बड़ी तो नहीं है साइज में, लेक मनीटोबा इसी मनीटोबा प्रोविंस में पड़ती है, विनीपेग के नीचे। तो ये हो गई हमारी कुछ लेक्स कनाडा की। तो इनको सीरियल वाइज याद रखना है। बियर, ग्रेट बियर, स्लेव, अथाबास्का, विनीपेग और यहाँ पे मनीटोबा। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है छोटी सी, BS से विन मनी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी लेक हैं क्रम से, बियर, स्लेव, अथाबास्का, विनीपेग, मनीटोबा। याद रखना, यहाँ से पास होता है आपका आर्कटिक सर्किल। तो ये हो गई कुछ लेक्स कनाडा की, और हमने ये वाला रीजन कवर कर रखा है। अब हम देखते हैं कि क्या रीजन है कि ये सारी की सारी एक ही स्ट्रेट लाइन में है, या यूँ कहें कि क्यों ये आर्क शेप में, हल्की से आर्क शेप में दिख रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। देख रहे हैं एक आर्क शेप में है, बियर, स्लेव, अथाबास्का, विनीपेग, मनीटोबा। साथ ही साथ ये ग्रेट लेक्स का जो रीजन है, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी, ओंटारियो। तो क्या रीजन है। और उसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि इधर भी बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स हैं जिनको हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो उनको कवर करना भी मुश्किल है क्योंकि हज़ारों की संख्या में होंगी। तो हमने मेजर लेक्स कवर की हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखते हैं कि क्या रीजन है कि ये सारी की सारी एक ही लाइन में है, साथ ही साथ या यूँ कहें ये आर्क में है। क्यों आर्क शेप में है, तो उसके पीछे है हमारा प्लीस्टोसीन का जो आइस एज हुआ था, हिमानीकरण जिसे बोलते हैं, 2.6 मिलियन ईयर अगो, इस लगभग 11,700 ईयर तक चला। तो जब हिमानीकरण होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, तो बर्फ़ की जो चादर होगी वो यहाँ पे कोई पोलर रीजन होगा। पोलर रीजन से चारों तरफ समान रूप से एक सर्कुलर शेप में कवर करते हुए जाएगी ना हर तरफ। इधर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है वाटर बॉडी, तो उसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होने की वजह से वहाँ पे इतना जल्दी फ्रोजन नहीं होता है, जबकि लैंड पे वो तेज़ी से बढ़ती है। तो इसी वजह से देख रहे होंगे इसका ये रीजन कवर हुआ आइस एज की वजह से, हिमानीकरण की वजह से। लेकिन जब रिट्रीट हुई तो साथ ही साथ अपने अवशेष छोड़ गई। तो यहाँ पे कहीं बियर लेक, स्लेव लेक और कई सारी मेजर लेक्स, चाहे ग्रेट लेक्स रीजन हो, यहाँ पे कहीं पे फिंगर लेक्स भी, वो भी उसका भी रीजन यही है, हिमानीकरण प्लीस्टोसीन काल का। तो ये था रीजन कि बियर, स्लेव, अथाबास्का, विनीपेग, मनीटोबा, साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी, ओंटारियो, साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आप फिंगर लेक्स। तो ये लेक्स एक लाइन में क्यों आई या एक आर्क शेप में क्यों आई, इसके पीछे हिमानीकरण ही जिम्मेदार है प्लीस्टोसीन काल का। साथ ही साथ अगर आप एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो यहाँ पे कई सारे कंट्री हैं। एक तो है फिनलैंड, जिसको कहा ही जाता है कंट्री लैंड ऑफ 1000 लेक, क्योंकि वहाँ पे फिनलैंड में बहुत सारी लेक्स हैं। तो ये इसको फिनलैंड को बोला जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स। साथ ही साथ यहाँ पे स्वीडन और नॉर्वे हैं, वहाँ भी बहुत बड़े स्तर पे लेक्स पाई जाती हैं। उसके पीछे भी यही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि प्लीस्टोसीन में, हिमानीकरण में वहाँ तक बर्फ़ की चादर गई थी। तो ये सब उसी के अवशेष हैं, इसीलिए बहुत सारी लेक्स पाई जाती हैं फिनलैंड में। तो ये रीजन है इन लेक्स के बनने का। साथ ही साथ अब हम लोग देखते हैं रिवर्स, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट रिवर हैं। ये देख रहे होंगे मैकेंजी रिवर कनाडा की, ये यहाँ से चल के आर्कटिक सर्किल को क्रॉस करते हुए बिफोर्ट सी में जा कर के गिरती है। साथ ही साथ ये है एक चर्चिल रिवर, ये हडसन बे में जा कर के गिरती है। सेंट लॉरेंस तो हम लोग देखा ही है जब हम ग्रेट लेक्स रीजन को कवर कर रहे थे, तो ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में आकर के गिरती है। साथ ही साथ ये रही कोलंबिया रिवर,
ये है एक फ्रेजर रिवर, ये आकर के यहाँ गिरती हैं। और ये है यूकॉन रिवर, ये जा कर के इधर बेरिंग स्टेट में गिरती है। ये रही कोलोराडो रिवर, मिसौरी, मिसिसिपी और ओहियो का कॉम्बिनेशन बन करके गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरता है। ये रही ब्रेजर्स रिवर और ये है एक रियो ग्रांडे रिवर। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिवर है क्योंकि एक बहुत बड़ा नेचुरल बॉर्डर बनाती है यूएसए और इधर मैक्सिको के बीच में, एक बहुत बड़ा नेचुरल बॉर्डर बनाती है। इसको रिवर ऑफ कल्चरल डिवाइड भी बोला जाता है। तो ये भी इसी रिवर को बोला जाता है क्योंकि इधर जो है स्पेनिश कल्चर स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिवर ऑफ कल्चरल डिवाइड। तो ये हो गया हमारा रियो ग्रांडे। इस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया गया यूपी पीसीएस 2023 में कि रिवर सिचुएटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द यूएसए एंड मैक्सिको, तो कौन सा होगा? रिवर ग्रांडे। तो ये है हमारा इसका आंसर कि कौन सी रिवर यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, तो रियो ग्रांडे इसका आंसर होगा। अगली है यूकॉन रिवर। ये देख रहे हैं, ये वाली लेक जो है ये पड़ती है ब्रिटिश कोलंबिया में। इस लेक का नाम है एटिलिन रिवर लेक। तो इसी एटिलिन लेक से ही ओरिजिनेट होती है आपकी यूकॉन रिवर और ये है कनाडा का यूकॉन प्रोविंस। तो वहाँ से बहती हुई ये जा करके गिरती है बेरिंग सी में या बेरिंग स्ट्रेट में। तो यहाँ पे आकर के गिरती है। ये अलास्का है। अलास्का कहाँ का? ये यूएसए का प्रोविंस है। तो यूएसए और कनाडा को भी ये भी क्रॉस करती है यूकॉन रिवर। इधर पड़ जाता है कनाडा और ये है यूएसए। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एटिलिन लेक से। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बस याद रखना है कहाँ जा कर के ड्रेन होती है, क्योंकि एक आइडिया होना चाहिए कहाँ होगी ये रिवर। तो ये रही यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर की एक खास बात है कि यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए ये आर्कटिक सर्किल को टच करते हुए जा कर के गिरती है बेरिंग स्ट्रेट में। तो ये याद रखना कि ये टच करती है, क्रॉस नहीं करती है, केवल टच करके निकल जाती है। आप बहुत सारे मैप में देखेंगे कि इसको क्रॉस करवा दिया है, क्रॉस नहीं करती, ये टच करते हुए निकल जाती है। अगली है टेनेसी रिवर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है। ये यहाँ से अपलासियन माउंटेन्स हैं यहाँ पे, तो वहाँ से ओरिजिनेट होती है और जा करके ये जो रिवर देख रहे हैं ये है रिवर ओहियो। तो ये ओहियो रिवर में जा कर के मिलती है। उसके बाद ये है मिसिसिपी मिसौरी रिवर का कॉम्बिनेशन, वो आकर के गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। तो टेनेसी रिवर इस ओहियो की एक ट्राइब्यूटरी की तरह है, फिर जा कर के गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन होती है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये इस रिवर पे बहुत सारे डैम बनाए गए हैं उसी को वाटर को मैनेज करने के लिए। उसी की तर्ज पे अपने यहाँ बनाया गया है डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें दामोदर वैली पहले बहुत बाढ़ लाती थी वेस्ट बंगाल में। तो उसके ऊपर कई सारे डैम बना करके आज वहाँ पे पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, साथ ही साथ बिजली पैदा की जा रही है। वो इंस्पायर है इसी टेनेसी रिवर से ही। तो ये देख रहे हैं बाराकार रिवर, इस पर तिलैया मैथन डैम बनाए गए। ऐसे कोनार रिवर पे कोनार डैम है, इस पे देख रहे हैं तेनू घाट, पंचेत डैम बनाए गए। तो कई सारे डैम बना करके मैनेज किया गया, जिससे यहाँ से बाढ़ की समस्या से निजात मिली, पीने के पानी सप्लाई किया गया, साथ ही साथ सिंचाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा हमारा दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो कि टेनेसी रिवर से ही इंस्पायर्ड है। अगली है मिसिसिपी मिसौरी। ये भी काफ़ी बड़ा रीजन कवर करती है, इसका जो प्लेन है बहुत बड़ा है।
तो ये मिसिसिपी रिवर रही और ये है इस मिसौरी, तो ये ओहियो देखी थी, ये रही टेनेसी रिवर, तो जो जा करके ओहियो रिवर में ही मिलती है। तो ये मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो मिल करके आकर के गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती हैं, ड्रेन होती हैं। ये रहा यहाँ पे एक सिटी, न्यू ऑरलिन्स सिटी, ये रहा न्यू ऑरलिन्स सिटी। यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे भारतीय रहते हैं, तो इसलिए भी फेमस है ये शहर, तो इसी के किनारे बसा हुआ है। इसमें देख रहे होंगे कितनी सारी, बहुत बड़ा प्लेन तैयार होता है मिसिसिपी मिसौरी का। ये रही मिसिसिपी, ये रही मिसौरी। इसमें एक जो देखने वाली रिवर है वो है येलो स्टोन। क्यों देखने वाली, अभी हम लोग देखते हैं। वही हमने देख ही ली और साथ ही साथ टेनेसी भी देख ली। तो एक कुछ रिवर का कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ बहुत सारी ट्राइब्यूटरी हैं जिनको आपको इग्नोर कर देना है, उनके बारे में नहीं देखना है इतना। तो ये न्यू ऑरलिन्स शहर जो इसी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे भारतीय पाए जाते हैं। ये जो रिवर है मिसिसिपी मिसौरी, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर के एक डेल्टा बनाती है जिसको बर्ड फुट डेल्टा बोलते हैं। देख रहे हैं बर्ड के पैर जैसा शेप है इसका डेल्टा का, तो इसीलिए इसको बर्ड फुट डेल्टा बोला जाता है। कई सारे शेप होते हैं डेल्टा के जो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो ये बनाती है बर्ड फुट डेल्टा। येलो स्टोन रिवर हम लोग पीछे देख रहे थे क्यों फेमस है। यहाँ पे एक है येलो स्टोन नेशनल पार्क, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नेशनल पार्क, आपको याद रखना है। क्यों फेमस है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके पीछे ये है। यहाँ पे एक पाया जाता है ओल्ड फेथफुल गीजर। गीजर क्या होता है, गीजर देता है हमको गर्म पानी। तो ओल्ड फेथफुल जो गीजर है वो एक यहाँ से ज़मीन से निकलता है, गर्म पानी का फव्वारा टाइप निकलता ही रहता है, ऐसा नहीं है। इसको अगर देखना है आपको तो कम से कम 60 से 110 मिनट की इसकी फ्रिक्वेंसी है। इस बीच में एक बार इरप्ट होता है, तो ये इसलिए इसको देखने लोग जाते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको, येलो स्टोन नेशनल पार्क में। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, यूएसए का एक स्टेट है वायोमिंग। साथ ही साथ कुछ पार्ट इसका इदाहो में भी है और मोन्टाना में ही, तो मेनली ये वायोमिंग में भी है। तो इतना याद नहीं रखना है किस कंट्री में है, यूएसए में है, ये याद रखना है। येलो स्टोन नेशनल पार्क, इसमें मिलेगा आपको ओल्ड फेथफुल गीजर। तो ये याद रखना है बस, ज़्यादा स्टेट नहीं याद रखने हैं, 3 स्टेट में वैसे फैला हुआ है ये। तो ये है ओल्ड फेथफुल गीजर। अगली है रिवर कोलोराडो रिवर, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिवर है। ये रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और इधर कई सारे स्टेट में फ़्लो होते हुए, जैसे कि ये रहा अरिजोना स्टेट, यहाँ जा कर के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ड्रेन हो जाती है। यहाँ पे पड़ता है सोनोरन डिजर्ट। जब हम लोग डिजर्ट अभी देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे, तो देखेंगे कि यहीं पे पड़ता है सोनोरन डिजर्ट जो मैक्सिको और यूएसए में पड़ता है। तो उसी डिजर्ट से होते हुए ये कोलोराडो रिवर फ्लो होती है। तो कई सारे डिजर्ट के यहाँ पे मोगावे डिजर्ट भी है, तो उसमें से भी कुछ इसका पार्ट फ्लो होता है। तो मोगावे हो गया, सोनोरन हो गया, वहाँ से फ्लो होती है आपकी कोलोराडो रिवर। तो रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट होकर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जा कर के ड्रेन हो जाती है। साथ ही साथ इसका एक जो मेस्मराइजिंग फीचर है, ये फ्लो होती है ग्रांड कैनियन से। ये देख रहे हैं, ये है ग्रांड कैनियन, उसके बीच से ये रिवर जो फ्लो हो रही है, यही है आपकी कोलोराडो रिवर। कैसे बनी होगी, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से प्लेट्स ऊपर आई, रिवर पहले से ही बह रही थी, एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं इसको, क्योंकि पहले से फ्लो हो रही थी। जब ये ऊपर उठना स्टार्ट होगी तो इनको इरोड करती रही, साथ ही साथ अपने पाथ पे ही बहती रही, तो इसकी वजह से ये एक कैनियन टाइप की बन गई। तो इसीलिए ये ग्रांड कैनियन कहलाती है। बहुत अच्छा फीचर है यूएसए का, लोग इसको देखने जाते हैं। इसी से बहती है आपकी कोलोराडो रिवर। इसी कोलोराडो रिवर पे कई सारे चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे हूवर डैम हो गया, लेक मीड हो गया, मोहावे लेक। तो ये इसी कोलोराडो रिवर, ये रही रॉकीज से ओरिजिनेट हुई कोलोराडो, एक ग्रांड कैनियन से फ्लो होते होते ये रही लेक मीड। ये बनी कैसे है, क्योंकि इधर बना दिया गया एक हूवर डैम। हूवर डैम बनने की वजह से लेक मीड बनी, उसके बाद एक लेक मोहावे। तो हूवर डैम मेनली आपको याद रखना है। साथ ही साथ ग्रांड कैनियन से फ्लो होती है और सोनोरन डिजर्ट से होते हुए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जा कर के ड्रेन हो जाती है। तो ये है रही कोलोराडो रिवर।
एक और रिवर है इम्पोर्टेंट, सैक्रामेंटो रिवर, जो वेस्टर्न कोस्ट देख रहे हैं यहाँ पे है आपका ये वाला प्रोविंस, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी हम लोग देखते हैं। यहीं पे बहती है सैक्रामेंटो रिवर। इसी के किनारे बसा है एक शहर सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को गेटवे ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, क्योंकि इधर किनारे पे है, यहाँ से आकर के आप अमेरिका में इंटर कर सकते हैं, इसीलिए इसको गेटवे ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी बोला जाता है। और इसी कैलिफोर्निया प्रोविंस में ही एक जगह है लॉस एंजलस। हॉलीवुड जो है वो यहीं है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कैलिफोर्निया। साथ ही साथ ये जो सैन फ्रांसिस्को देख रहे हैं, यहीं पे है आपकी सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली क्या है, ये रही सिलिकॉन वैली, इसी सैन फ्रांसिस्को शहर में है। यहाँ पे हर चीज़ का जो भी देख रहे होंगे, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, टेस्ला हो गया, एचपी हो गया, अल्फ़ाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, एप्पल हो गया, याहू हो गया, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है सिलिकॉन वैली। अब एक क्वेश्चन है कि इंडिया की सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है, तो ये भी आपको बताना है सर्च करके कि किसको बोला जाता है इंडिया की सिलिकॉन वैली। ये रही यूएसए की सिलिकॉन वैली, जो सैन फ्रांसिस्को शहर में पड़ती है, सैक्रामेंटो रिवर के किनारे। और इसी कैलिफोर्निया स्टेट में एक नेशनल पार्क भी है, योसेमाइट नेशनल पार्क, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कैलिफोर्निया प्रोविंस में बहुत कुछ है, योसेमाइट नेशनल पार्क है, हॉलीवुड वहीं पे है, सिलिकॉन वैली उसी वहीं पे है, तो ये है कैलिफोर्निया। तो ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका के बारे में, लेक्स और रिवर्स। अगली क्लास में जो इसका कुछ रिमेनिंग रह गया है वो हम लोग कवर करेंगे, साथ ही साथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी उसी में कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कुछ हमने इन्हीं क्लासेज में इकोनॉमिक एस्पेक्ट कवर कर दिया है। तो यहीं तक थी आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच।